हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मल्टीपल अलेलिज्म विच इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपल अलील्स, राइट। अब मल्टीपल अलेलिज्म जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्राजेनिक, ठीक है, इंट्राजेनिक टाइप के जीन्स का एग्जांपल है। तो देखो याद रखना है कि तीन अभी तक हमने इंट्राजेनिक जीन्स के एग्जांपल देखे हुए हैं इन अ पोस्ट मेंडेलियन। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पोस्ट मेंडेलियन है। आप सभी को मैं एक बार जगह देता हूं, राइट। तो उसमें हमने कोडोमिनेंस देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, मल्टीपल एलेलिज्म देखा, राइट। ये तीन टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। तो मल्टीपल एलेलिज्म जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें हमने तीन एग्जांपल्स लिए थे। पहला एग्जांपल था आई कलर इन ड्रोसोफिला, सेकंड एग्जांपल था कोड कलर इन रैबिट एंड थर्ड एग्जांपल था एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट। अब फोर्थ एग्जांपल ऑफ इंट्राजेनिक जीन है वो है लीथल जीन्स, राइट। आप सभी को अगर याद होगा तो हमने एक ट्री डायग्राम के फॉर्म में बनाया था जिसमें इंट्रा एंड इंटर को डिफरेंशिएट किया था ऑन इट्स टाइम, ठीक है। सो अब लीथल जीन्स याद रखना है, लीथल वर्ड का मतलब होता है जानलेवा, राइट। द वर्ड लीथल मींस किलिंग, एबिलिटी टू किल, ठीक है। सो याद रखना है कि ऐसे भी जीन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ करवा सकते हैं। सो लीथल जीन्स are the genes or the alleles having potential to kill an organism or to cause death of an organism. Kill जो वर्ड है वो बोलना ठीक नहीं होगा, to cause death of an organism, ठीक है। या तो इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, लीथल जीन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, a gene whose phenotype effect will be causing the death of a bearer, ठीक है, will be causing the death of a bearer. bearer मतलब जो उसको टॉलरेट कर रहा है या जिसके अंदर या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो लीथल जीन प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये सिंपल डेफिनेशन है लीथल जीन का। तीन टाइप के लीथल जीन्स होंगे, डोमिनेंट लीथल जीन, रिसेसिव लीथल जीन एंड कंडीशनल लीथल जीन्स, जो कि मैंने यहां पर एनलिस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब याद रखना है कि टाइम ऑफ डेथ डिपेंड on when product is essential, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक जो इंडिविजुअल है, राइट, उसके पास जो लीथल जीन है, उस लीथल जीन से जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन का काम चाइल्डहुड में है, और वो अगर वो प्रोटीन या वो एंजाइम या वो प्रोडक्ट चाइल्डहुड में उसको नहीं मिल रहा है तो दिस विल कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझो कि The time of death depend upon when the product is essential. फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं एग्जाम्पल। एक इंडिविजुअल है, राइट, उसके अंदर जो जीन है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है और उस प्रोडक्ट की जरूरत है उसको चाइल्डहुड में, लेकिन वो प्रोडक्ट चाइल्डहुड में नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ लीथलनेस ऑफ द जीन। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं इन मैमल्स की बात करें तो ये जो लीथल जीन्स है इट मे अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस के समय भी हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकता है एंड इवन अडल्टहुड में भी हो सकता है। तो ये तीन ड्यूरेशंस हैं जब ये लीथल जीन जो है ये क्या हो सकते हैं, एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। और जब भी लीथल जीन एक्सप्रेस होंगे तो क्या होगा, डेथ। इसका मतलब एक इंडिविजुअल की डेथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल की डेथ अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल की डेथ अडल्टहुड में भी हो सकती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अब थोड़ा एसेंशियल जीन एंड नॉन एसेंशियल जीन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसेंशियल जीन एंड नॉन एसेंशियल जीन, ठीक है। सो when the absence of specific protein results in a lethal phenotype, the gene that encodes the protein is considered as essential. इसका मतलब क्या है, जैसे कि बताया है मैंने, जीन इज कोडिंग फॉर अ प्रोटीन, राइट। सो अगर वो जीन एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोटीन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। सो व्हेन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीथल फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, राइट। और ये जीन्स जो कि इस प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, कौन सी प्रोटीन को, जो एब्सेंट है, जीन्स विच आर कोडिंग फॉर द प्रोटीन विच इज एसेंशियल इन दिस केस, विच इज एब्सेंट, जरूरी है बट एब्सेंट है। सो
उस जीन को क्या बोलेंगे, एसेंशियल जीन, और उसके प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे, एसेंशियल प्रोटीन्स, राइट। और वो प्रोटीन नहीं बन रहा है, दैट विल लीड टू अ लीथल फिनोटाइप, ठीक है। अब आगे, नॉन एसेंशियल जीन्स आर नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। इसको अच्छे से याद रखना है कि जो नॉन एसेंशियल जीन्स हैं उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट दे आर लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म। सो याद रखना है कि नॉन एसेंशियल जीन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो होंगे तो इससे एक ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो उसके लिए फायदेमंद ही होगा। सो याद रखना है कि एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑल्दो दे लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। A mutation in non-essential gene will not cause death. इसको भी याद रखना है कि अगर नॉन एसेंशियल जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो उससे डेथ नहीं होगा, बट हालांकि जहां तक अभी हम यहां देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हो सकता है कि उस नॉन एसेंशियल जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है, राइट, सो उस म्यूटेशन से जो एसेंशियल जीन के ऊपर फर्क है वो पड़ सकता है। तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको याद रखना है कि अ म्यूटेशन इन नॉन एसेंशियल जीन विल नॉट कॉज द डेथ, बट कहीं ना कहीं ये जो नॉन एसेंशियल जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन की वजह से जो एसेंशियल जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर एसेंशियल जीन के लिए जो असिस्टेंसी है वो कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं नॉन एसेंशियल जीन एसेंशियल जीन्स को असिस्ट करता है हर एक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि म्यूटेशन इन नॉन एसेंशियल जीन विल नॉट कॉज डेथ, इसको याद रखो, ठीक है। सो इतने पॉइंट समझ लो क्या क्या बता रहा हूं। डेफिनेशन याद रखना है, लीथल जीन्स or alleles having potential to cause death of an organism. Time of the death depends upon when the product is required or essential. ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि मैमल्स में जो लीथल जीन है उनके एक्सप्रेशन कभी भी हो सकते हैं, कभी भी मतलब एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज में, इट इज अडल्टहुड, चाइल्डहुड और ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन आल्सो। मतलब वो मदर के वूम्ब में ही रहते शायद वो लीथल जीन एक्सप्रेस हो जाए, इट माइट लीड टू द डेथ। सो वहीं के वहीं पेट में ही वो बच्चा खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद याद रखना है एसेंशियल जीन्स, ठीक है। एसेंशियल जीन जो है अगर वो एब्सेंट है या फिर उसने लीथल जीन, उसको लीथल जीन ने रिप्लेस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन भी एब्सेंट होगा, राइट, और जिसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो भी क्या होगा, जानलेवा लीथल। नॉन एसेंशियल जीन याद रखना है कि उनका ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है सर्वाइवल के लिए, बट कहीं ना कहीं दे आर लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड म्यूटेशन जो है इन नॉन एसेंशियल जीन विल नॉट कॉज डेथ, इसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद मैनी लीथल अलील्स और जीन, बहुत सारे ऐसे लीथल अलील्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेल डिवीजन को भी स्टॉप करते हैं। दिस विल कॉज ऑर्गेनिज्म टू डाई एट अर्ली स्टेज। इसको भी याद रखना है कि कुछ अलील्स जो हैं वो सेल डिवीजन को भी होने नहीं देते हैं, जिस वजह से एक इंडिविजुअल की डेथ बहुत ही कम एज में या फिर वेरी इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाती है, ठीक है। Others, however, may only exert their effects later in life, ठीक है। बाकी के जो लीथल जीन्स हैं वो कहीं ना कहीं कब इफेक्ट दिखाएंगे, इन द पोस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद लीथल जीन्स आर यूजुअली इनहेरिटेड इन द रिसेसिव मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। लीथल जीन्स आर यूजुअली इनहेरिटेड इन अ रिसेसिव मैनर। जाहिर सी बात है ना, देखो अगर लीथल जीन एक इंडिविजुअल में डोमिनेंट होगा तो वो मर जाएगा, राइट, तो कहीं ना कहीं वो आगे पास नहीं हो पाएगा इफ इट इज चाइल्डहुड या फिर अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज। हाँ, हालांकि अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में आ गया, रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद वो जीन डोमिनेंट हुआ तो वो क्या हो सकता है, उसके आगे के जनरेशंस में पास हो सकता है। बट अगर डोमिनेंसी चाइल्डहुड में दिखी या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखी तो वहीं के वहीं डेथ हो जाएगा, तो वो जो लीथल जीन है वो उसके आगे की जनरेशन में पास नहीं होगा, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। बट अगर डोमिनेंसी लीथल जीन की कब दिखाई दी,
इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि पास हो सकता है इनटू द अपकमिंग जनरेशन। तो याद रखना है कि जनरली लीथल जीन्स आर इनहेरिटेड इन द रिसेसिव मैनर, क्योंकि अगर डोमिनेंट मैनर में होंगे तो वो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड चाइल्डहुड। ठीक है, सो याद रखना यूजुअली लीथल जीन्स आर इनहेरिटेड इन अ रिसेसिव मैनर। इसके बाद आखिर में याद रखना है इसका रेशियो, दैट इज 2:1। द नॉर्मल सेग्रीगेशन रेशियो इज 2:1। ठीक है, तो हमने टाइप तो अभी देखना ही है कि टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स क्या क्या होते हैं, राइट। लीथल जीन्स 3 टाइप फिर से बता रहा हूं, डोमिनेंट लीथल जीन्स, रिसेसिव लीथल जीन्स एंड कंडीशनल लीथल जीन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हर एक टाइप को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है डोमिनेंट लीथल जीन। जैसे कि मैंने बताया था कि डोमिनेंट लीथल जीन अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक्सप्रेस होगा तो कहीं ना कहीं वो जीन आगे अपकमिंग जनरेशंस में जाएगा, और अगर डोमिनेंट सी जो है वो चाइल्डहुड में दिखाएगा या फिर अर्लियर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में दिखाएगा तो वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज याद रखना है कि बहुत रेयरली होता है, रेयरली ऑब्जर्व्ड फॉर दोज अलील्स टू एग्जिस्ट। अब ये जो अलील्स है जो कि डोमिनेंट होंगे, उनको अगर एक पॉपुलेशन में रहना है तो जो अफेक्टेड है, जो इस लीथल जीन से अफेक्टेड है, डोमिनेंट लीथल जीन से, ये जो है इंडिविजुअल, ये क्या करना चाहिए, रिप्रोड्यूस, मस्ट रिप्रोड्यूस बिफोर द लीथल जीन इज एक्सप्रेस। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अगर लीथल जीन एक्सप्रेस होना है और वो आगे की जनरेशन में जाना है, ठीक है, सो उसके लिए देयर इज स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले अगर वो लीथल जीन एक्सप्रेस हो गया तो वहीं के वहीं वो जीन या लीथल जीन डोमिनेंट वाले वो उधर के उधर ही समाप्त या खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो उसका एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट लीथल जीन या फिर ऐसे लीथल जीन जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद एक्सप्रेस होते हैं, वो डिजीज का एग्जांपल है हंटिंगटन्स डिजीज। क्या एग्जांपल है, हंटिंगटन्स डिजीज। इसको अच्छे से एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, हंटिंगटन्स डिजीज। इफ ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डाई बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज, इसका मतलब क्या, ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले ही वो लीथल जीन एक्सप्रेस हो गया तो क्या हो सकता है, इंडिविजुअल मर सकता है और फिर वो लीथल जीन आगे उसके जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो द म्यूटेंट जीन विल नॉट पास टू द फ्यूचर जनरेशन, वहीं के वहीं उसी के उसी जनरेशन में खत्म। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी थी कि जो लीथल जीन है दे आर इनहेरिटेड इन द रिसेसिव फॉर्म, कभी भी डोमिनेंट फॉर्म में वो इनहेरिट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट होंगे तो वो इंडिविजुअल उधर के उधर ही खत्म हो जाएगा, राइट। सो उसको याद रखना है। सच म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन विल डिसअपियर फ्रॉम द पॉपुलेशन अनलेस, अब ये जो म्यूटेशन हुआ था, ये जो डोमिनेंट लीथल जीन बना था, अगर वो आगे नहीं पास हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो नहीं आया, वो इंडिविजुअल का उससे पहले ही मर गया, तो ये आगे पास नहीं होगा और वहीं के वहीं इस टाइप के म्यूटेशन का खात्मा हो जाएगा। उसी टाइम पर उस लीथल जीन में जो म्यूटेशन होकर वो जो भी लीथल जीन बना था, नॉर्मल जीन से जो लीथल जीन बना था उधर के उधर उसका खात्मा हो जाएगा, वो आगे की जनरेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, अनलेस इट अराइजेस अगेन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू म्यूटेशन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। डोमिनेंट लीथल जीन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लीथल जीन इन माउस कोट कलर, सेकेंड है हंटिंगटन्स डिजीज इन ह्यूमंस या फिर हंटिंगटन्स कोरिए। ठीक है, उसके अलावा मैनेक्स कैट। ठीक है, हर एक एग्जांपल को भी हम डिटेल में देखेंगे, 3 एग्जांपल है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब लीथल जीन इन माउस कोट कलर, अब सभी को पता है अगौटी जीन्स होते हैं जो कि माउस में क्या डिसाइड करते हैं, कोट कलर। ठीक है, लीथल जीन्स याद रखना है इन
माउस कोट कलर, ये अपने टॉपिक है, ठीक है, रैबिट नहीं, माउस, ठीक है। तो अच्छे से याद रखो कि जो अगाउटी है, अगाउटी इट इज अ डोमिनेंट जीन जो कि क्या करवाता है, कोट कलर शो करवाता है इन माइस, इट इज दी वाइल्ड टाइप, ठीक है। सो अगर वाइल्ड टाइप जो है वो जीन जब भी एक्सप्रेस होगा तो आप सभी को मालूम है कि दो तरीके के पिगमेंट बनेंगे, येलो ब्लैक, दो तरीके के पिगमेंट बनेंगे, येलो एंड ब्लैक, दोनों ब्लेंड होंगे और एक नया कलर आएगा जिसको क्या बोलेंगे, ब्राउन कलर या फिर अगाउटी, राइट। सो ये एक फंडामेंटल है। बट जब लीथल जीन इन माउस कोड कलर, जब ये जीन लीथल हो जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से, तो क्या होता है, लेट्स सी। One of the mutant alleles of the agouti gene results in mice with a much lighter yellowish color. येलो कलर हो जाता है। अगाउटी में अगेन जीन में म्यूटेशन होता है जिसके से एक म्यूटेंट वैरायटी बनता है जो कि कोट कलर क्या शो करेगा, वेरी लाइट येलो। इसको डिनोट करेंगे विद अलील ए और सुपरस्क्रिप्ट में कैपिटल वाई। When these mice, येलो माइस, जब ये येलो माइस इसको क्रॉस करेंगे हम विद होमोजाइगस वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो यहां पर क्या केस होगा देखो, मैं एक बार शो कर दिखा देता हूं तुम लोग को, ठीक है। ये है येलो कलर और ये है अपना, इसको प्लस भी ले लेते हैं, राइट। सो ये है मेरा येलो एंड ये है अगाउटी दैट इज वाइल्ड टाइप, राइट। ये म्यूटेंट टाइप है और ये वाइल्ड टाइप है। तो जब भी इनके क्रॉस करेंगे तो पॉसिबल जो क्रॉस है वो किस तरीके से हमको मिलेगा, राइट। सो यहां पर आपको पता है ए वाई ए प्लस, राइट, फिर नीचे ए प्लस, राइट। सो आप सभी को पता है 1:1 रेशियो आएगा यहां पर, देखो ए वाई ए प्लस, राइट, इसको इससे क्रॉस किया, अब इसको इससे ए प्लस, फिर से ये ए वाई ए प्लस, अगेन ए प्लस, राइट। सो देख रहे हो ये दोनों क्या है, वाइल्ड टाइप है दैट इज अगाउटी, और ये दोनों क्या है, येलो कोट कलर है दैट इज म्यूटेंट है, राइट। सो यहां पर आप दोनों देखोगे तो इक्वल इन नंबर है 50-50, राइट, दैट इज 1:1। सो याद रखना है कि जब भी एक येलो माइस, येलो कोट कलर माइस को हम क्रॉस कराएंगे विद द होमोजाइगस वाइल्ड टाइप, ये होमोजाइगस वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस कराएंगे तो जो रेशियो आएगा वो किस तरीके का आएगा, 1:1, ठीक है। दैट मींस रेशियो ऑफ येलो एंड डार्क ग्रे ऑफस्प्रिंग इज ऑप्टिक, दोनों ही 1:1 होंगे। ये आपको थोड़ा हेट्रोजाइगस जैसा दिखेगा, ठीक है। सो हेट्रोजाइगस एंड डोमिनेंट होमोजाइगस, ठीक है। सो इस केस में आपको रेशियो क्या आएगा, 1:1, टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है। अब दिस इंडिकेट्स दैट येलो म्यूटेशन इज डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं येलो म्यूटेशंस भी क्या है, या फिर जो येलो कोट कलर है वो भी क्या है, डोमिनेंट है। इस केस में क्या डोमिनेंट लग रहा है, येलो, राइट। सो याद रखना है कि येलो कोट कलर भी क्या है, डोमिनेंट। सो दिस इंडिकेट्स दैट येलो म्यूटेशन इज डोमिनेंट एंड ऑल दी पेरेंटियल येलो माइस आर हेट्रोजाइगस। यहां पर मैंने लिखा हुआ है ऑल दी पेरेंटियल माइस आर हेट्रोजाइगस, और उस हेट्रोजाइगस में भी जो अलील है उसमें से कौन सा अलील डोमिनेंट वाला है, येलो कोट माइस वाला जो अलील है वो डोमिनेंट है फॉर म्यूटेंट अलील। सो ये लाइंस समझ लो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले याद रखना है कि अगाउटी जो है ये वाइल्ड टाइप है, इसमें म्यूटेशन होने की वजह से तो ऑलरेडी हमने देखे हैं अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, बट उसके अलावा एक और वेरिएंट होता है दैट इज लाइट येलो, ठीक है। जब भी ये लाइट येलो कोट कलर का माइस हम होमोजाइगस वाइल्ड टाइप से क्रॉस कराएंगे तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:1, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो 1:1 रेशियो हम जैसे बैक क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो ये बैक क्रॉस से टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या होता है,
टू चेक द हेट्रोजाइगोसिटी। यही होता है कि हम क्या चेक करते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी। तो यहां पर ये 1:1 रेशियो आने से हमको पता चल गया कि जो ये रेशियो है इसमें जो येलो वाले कोट कलर हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि ये तो हमको पता है, ये हमने होमोजाइगस ही लिया हुआ है, दैट इज वाइल्ड अगाउटी। बट ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, ये कहां से पता चल गया, फ्रॉम दिस बैक क्रॉस। ठीक है, so this indicates that yellow mutation is dominant and all the parental yellow mice are heterozygotes for the mutant allele। यहां तक क्लियर है। so mutant allele को कैसे शो करेंगे, जैसे कि मैंने बताया A कैपिटल होगा और सुपरस्क्रिप्ट में कैपिटल Y is dominant to the wild type agouti, ये अभी मैंने यहां पर बताया। ठीक है, so इसको अच्छे से याद रखते हैं। और जो वाइल्ड टाइप अगाउटी उसको हम डिनोट करेंगे बाय कैपिटल A। So heterozygous mice will have yellow coat, right? So अगर ये केस है तो इस केस में ये जो एक इंडिविजुअल है जिसके पास वाइल्ड अलील है अगाउटी का एंड येलो कोट अलील है, दैट इज कैपिटल A टू द सुपरस्क्रिप्ट Y, तो जब ये दो अलील्स होंगे तो यहां पर अगाउटी वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, यहां पर कौन एक्सप्रेस होगा, लीथल जीन व्हिच इज येलो कोट कैपिटल A टू द सुपरस्क्रिप्ट Y। ठीक है, अब याद रखना है कि ये जो येलो अलील्स हैं ये होमोजाइगस रिसेसिव लीथल भी होंगे। ठीक है, द येलो अलील इज आल्सो होमोजाइगस रिसेसिव लीथल, मतलब जब कैपिटल A टू द सुपरस्क्रिप्ट Y एंड कैपिटल A टू द सुपरस्क्रिप्ट Y दोनों एक साथ होंगे तो वो क्या होगा, माइस जो है वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। सो याद रखना है, व्हेन present in two copies the mice die before birth। तो जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो याद रखना है कि वो एक ऐसा केस है जहां पर माइस की डेथ हो जाएगी। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे तो रिसेसिव लीथल है, बट जब कैपिटल A टू द सुपरस्क्रिप्ट Y अगाउटी के साथ प्रेजेंट होगा तो वहां पर वो क्या होगा, अगाउटी के ऊपर डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो इनकी भी कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी। सो अब यहां पर एक और चीज याद रखना है कि इस वजह से नेचर में देयर आर नो होमोजाइगस येलो माइस, होमोजाइगस येलो माइस नहीं पाए जाते। ठीक है, सो इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर दिमाग में बिठा लो। तो ये है अबाउट डोमिनेंट लीथल जीन। ठीक है, तो याद रखना है कि जब हम एक हेट्रोजाइगस येलो कलर के माइस को क्रॉस करेंगे विथ होमोजाइगस वाइल्ड अगाउटी तो रेशियो आएगा 1:1। ठीक है, एक और केस है, एक और केस ये है कि जब दोनों ही पेरेंट, इस केस में अगर ये पेरेंट और ये दोनों ही पेरेंट क्या है, अगाउटी, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ऑल विल बी अगाउटी, राइट, सभी क्या होंगे, अगाउटी होंगे, राइट। सो जस्ट चेंजिंग इट, सो याद रखना है ऑल विल बी अगाउटी। ठीक, एक और केस लेते हैं, ये तो दो केस देखा, पहले केस में देखा कि एक पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस में भी वो क्या है, म्यूटेंट टाइप है, हेट्रोजाइगस येलो कोट, और यहां पर होमोजाइगस अगाउटी है, तो दोनों में क्रॉस किया तो 1:1 रेशियो आया। सेकेंड केस में लिया दोनों पेरेंट अगाउटी है, राइट। और थर्ड केस क्या करेंगे, जहां पर दोनों ही हेट्रोजाइगस येलो कोट है, ये केस भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने वो क्रॉस कराया हुआ है डोमिनेंट लीथल जीन का फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज लीथल जीन फॉर कोट कलर इन माइस। तो उसमें मैंने बताया कि जब हेट्रोजाइगस येलो कोट इज क्रॉस्ड विथ द होमोजाइगस अगाउटी, सो वहां पर रेशियो आएगा 1:1। जब दोनों ही पेरेंट अगाउटी होंगे, होमोजाइगस अगाउटी, सो ऑल विल बी अगाउटी। ठीक है, ऑल द प्रोजेनिस विल बी अगाउटी। अब थर्ड केस है, ये थर्ड केस में क्या दिया है, हेट्रोजाइगस येलो कोट कलर इज क्रॉस्ड विथ हेट्रोजाइगस येलो कोट कलर। सो यहां पर रेशियो क्या आएगा देखते हैं। सो यहां पर मैंने प्लॉट कर दिया इसको पनेट स्क्वायर में, राइट। सो
अब यहाँ पर जो रेशियो आप सभी को दिख रहा है, राइट, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है, राइट। सो जस्ट मैं बता देता हूं कि क्या रेशियो आ रहा है। ए सुपरस्क्रिप्ट वाई, ए सुपरस्क्रिप्ट वाई, ये क्या है? होमोजाइगस येलो कोट, होमोजाइगस येलो कोट, या फिर फिनोटिपिकली इसको हम क्या बोलेंगे? येलो कोट ऑफ माइस, राइट। सेकंड वाला देख लो, ए टू द सुपरस्क्रिप्ट वाई ए प्लस, ये दोनों में भी मैंने बताया है कि म्यूटेंट अलील डोमिनेंट होगा, अगाउटी वाला अलील डोमिनेंट नहीं होगा, म्यूटेंट अलील डोमिनेंट होगा। इसका मतलब इसका भी कोट कलर, इस माइस का भी कोट कलर क्या होगा? येलो। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला और सेकंड वाला दोनों सेम प्रोजेनिस के जीनोटाइप है, राइट। सो ये भी येलो कलर होगा, तो 3 येलो आ गए, और ये ए प्लस प्लस है, राइट। सो ए प्लस क्या इंडिकेट करेगा? अगाउटी, राइट। सो यहां से पता चल गया कि 3 क्या है? येलो, दैट इज 2/3 येलो है एंड 1/3 अगाउटी। इसको याद रखना है, अगाउटी अगाउटी के बीच में क्रॉस होगा तो ऑल विल बी अगाउटी। हेट्रोजाइगस येलो कोट एंड हेट्रोजाइगस येलो कोट के बीच में क्रॉस होगा तो दो जो है, 2/3 जो है वो क्या होंगे? येलो होंगे, एंड 1/3 जो है वो क्या होगा? अगाउटी, ठीक है। और जब दोनों एक जो है हमारा येलो होगा, हेट्रोजाइगस येलो, और एक होगा अगाउटी होमोजाइगस, तो वहां पर रेशियो आएगा 1:1। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में आते हैं, डोमिनेंट लीथल जीन का सेकंड एग्जांपल, दैट इज हंटिंगटन्स डिजीज या फिर हंटिंगटन्स कोरियर इन ह्यूमंस, ठीक है। अब ये जो डिजीज है याद रखना है, इट इज बेसिकली इफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। ये किसको इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को। सो याद रखो, दिस लीथल डिसऑर्डर इज ट्रेजिक। ये जो है एक ट्रेजिक है। ट्रेजिक डिसऑर्डर क्यों है? बिकॉज जो लीथल जीन है वो बहुत ही लेट एक्सप्रेस होता है, एट द एज ऑफ 40। लीथल जीन कब एक्सप्रेस होता है? एट द एज ऑफ 40, ठीक है। अब उस टाइम तक क्या हो सकता है? बाय दैट टाइम द इफेक्टेड इंडिविजुअल हैव प्रोड्यूस्ड अ फैमिली, राइट। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है पार कर चुका है, राइट। सो एंड ईच ऑफ देयर चिल्ड्रन, 40 कहीं ना कहीं आप सभी को समझ में आ रहा है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। सो फैमिली प्लानिंग होगी, और बोल सकते हो कि उस स्टेज में क्या होगा कि जो उसके चिल्ड्रंस हैं, दे हैव 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग लीथल alleles। 50% probability होगी to inherit the lethal alleles from the parent who is suffering from Huntington's disease, transmitting to his or her offspring and eventually developing a disorder, ठीक है। सो ये याद रखना है कि ये जो डिजीज है बहुत ही ट्रेजिक है, बिकॉज लीथल जीन जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू होते हैं एट द एज ऑफ 40 एज जो है, उसके वजह से क्या होगा? देयर विल बी chances that the children might also have the probability of inheriting the Huntington's disease, ठीक है। अब ये इसका रीजन क्या है देखते हैं। इट इज ड्यू टू डोमिनेंट ऑटोसोमल अलील H। किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू डोमिनेंट ऑटोसोमल अलील H, ठीक है। अब ये जो डिजीज है ये कौन से कंडीशन में होती है? हेट्रोजाइगोट्स, दैट इज कैपिटल H स्मॉल h, और यही जो है डिले करती है, ठीक है। ये जो है कैपिटल H स्मॉल h, ये क्या करेगा? डिले। इसका मतलब 40 प्लस एज में शुरू होगा एंड यूजुअली वेल इनटू अडल्टहुड, जो कि मैंने भी बता दिया, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने बताया, ये हंटिंगटन्स जो डिजीज है, इट इज बेसिकली इफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। सो जो नर्व्स है और जो मोटर नर्व्स, दैट इज न्यूरोमस्कुलर, राइट। सो कहीं ना कहीं उसके डीजनरेशन हो जाते हैं until the individual dies, ठीक है। वो कंटिन्यूसली डीजनरेट होने लगते हैं जब तक उस इंडिविजुअल की डेथ ना हो जाए, ठीक है। सो ये सेकेंड एग्जांपल है ऑफ डोमिनेंट लीथल जीन। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड एग्जांपल है मैनेक्स कैट, ठीक है। डोमिनेंट लीथल जीन डिस्कस कर रहे हैं, इसका थर्ड एग्जांपल है मैनेक्स कैट, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन द ईजली ऑफ मैन, ठीक है। एक जगह है ईजली ऑफ मैन, ठीक है। अब मैनेक्स कैट कैरीज अ डोमिनेंट म्यूटेशन दैट अफेक्ट्स द स्पाइन, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से एक अलील डोमिनेट हो जाता है और उसके वजह से उस
म्यूटेशन वाले जीन की वजह से क्या होता है, इट अफेक्ट्स द स्पाइन। ये म्यूटेशन में एक और चीज होती है कि जो टेल है वो एब्सेंट होती है या फिर छोटी होती जाएगी, रिजल्टिंग इन रेंज ऑफ टेल लेंथ फ्रॉम नॉर्मल टू टेललेस, राइट। ये जो मेनेक्स कैट है इनके पास टेल नहीं होता है, दे आर टेललेस। जब दो मेनेक्स को हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है, सो यहां पर मैंने पेरेंट बनाया हुआ है, राइट। हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं, ओके। अब आप सभी को पता है कैपिटल एम कैपिटल एम, तो याद रखना है जो मैनेक्स है, मैनेक्स याद रखो कि इट इज द अलील व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। होमोजाइगस कंडीशन मतलब कैपिटल एम दो बार। हेट्रोजाइगस मैनेक्स मतलब क्या होगा, देखो कैपिटल एम इज क्रॉस्ड विद स्मॉल एम, सो ये हो गया स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, देन स्मॉल एम, राइट। सो क्या होगा, देखो व्हेन टू मैनेक्स कैट आर क्रॉस टू ईच अदर द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इज वन नॉर्मल, ये नॉर्मल है, राइट, ये नॉर्मल है, क्योंकि मैंने बताया है कि म्यूटेंट अलील जो है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एम, बिकॉज वो डोमिनेंट है। तो ये एक नॉर्मल है, टू मैनेक्स है, ये मैनेक्स वाला है, हेट्रोजाइगस मैनेक्स वाला है, ये लोग तो अलाइव रहेंगे, ठीक है। अबाउट 1/4 एक जो ऑफस्प्रिंग है इट विल डाई ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। दोनों ही डोमिनेंट अलील्स हैं, राइट। सो ये केस में क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैनेक्स कैट की डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन दिस केस मैनेक्स फिनोटाइप इज डोमिनेंट, जैसे कि मैंने बताया मैनेक्स फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट है, whereas lethal phenotype occurs only in homozygous condition। यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये लीथल किस केस में होगा, जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा, ठीक है। जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा मैनेक्स का, तब वो लीथल होगा और डेथ हो जाएगी कैट की, मैनेक्स कैट की। बट जब हेट्रोजाइगस है तो जस्ट क्या होने वाला है, वो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, वो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। सो यहां पर वही बताया हुआ है, इन दिस केस मैनेक्स फिनोटाइप इज डोमिनेंट whereas lethal phenotype is occurring only in homozygous condition। lethal कब होगा, in homozygous condition, ठीक है। सो ये तीनों एग्जांपल मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर होगा। ये एग्जांपल्स किसके हैं, डोमिनेंट लीथल जीन्स। कोट कलर देखा इन माइस, फिर हंटिंगटन्स डिजीज देखा, और थर्ड अभी हमने देखा है मैनेक्स कैट। क्लियर है सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं रिसेसिव लीथल जीन्स। अब रिसेसिव लीथल जीन्स याद रखना है कि रिसेसिव लीथल जीन्स हमेशा लीथल कब होंगे, जब होमोजाइगस स्टेट में होंगे, ठीक है। सो याद रखना है रिसेसिव लीथल जीन्स प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट्स ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट लीथल जीन में क्या है कि दोनों होमोजाइगस होंगे या फिर हेट्रोजाइगस होंगे, दोनों ही स्टेट में लीथलनेस प्रोड्यूस करता है। बट रिसेसिव लीथल जीन की एक खासियत है, थोड़ा अलग है डोमिनेंट लीथल जीन से, कि जब होमोजाइगस कंडीशन होगा तभी एक्सप्रेस होगा। सो देयर हेट्रोजाइगोट्स आर नॉर्मल, ठीक है। सपोज एक वाइल्ड अलील है और उसके साथ ये रिसेसिव लीथल जीन है, तो वो लोग क्या होंगे, नॉर्मल। वो जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल। इसको याद रखना है। अब एग्जांपल क्या है, टैसेज डिजीज, आप सभी को ये डिजीज के बारे में पता है, राइट। congenital ichthyosis, then the third example is sickle cell anemia, right। फर्स्ट एंड थर्ड डिजीज के बारे में आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी है। सो फर्स्ट डिजीज है टायसेच डिजीज। टायसेच डिजीज के बारे में देख लेते हैं। bearer to this disease या फिर bearer of this disease began to lose their eyesight between the age of 4 to 7। इसको याद रखना है कि आंखों से वो कमजोर हो जाते हैं, दिखने में काफी तकलीफ होती है एट द एज ऑफ 4 to 7 years। धीरे धीरे करके देयर इज achievement of complete blindness and which is also followed by a mental
degeneration. Neurons get degenerated slowly and progressively. ठीक है, and finally death before adolescence. ठीक है, काफी कम उम्र में डेथ हो जाती है. फिर से बता रहा हूं, लीथल जीन्स, रिसेसिव लीथल जीन्स कौन से कंडीशन में लीथल होंगे? होमोजाइगस. तो ये फर्स्ट था अबाउट टाइसेच. टाइसेच में क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ आईसाइट slowly at the age of 4 to 7 and complete blindness. ठीक है, and also degeneration of neurons and at finally the death at the age of adolescence. Next है congenital ichthyosis. याद रखना है, it is the disease which at birth children's have a crusted leathery skin. Crusted समझ में आ रहा है आपको? crusted leathery skin with deep fissures. ठीक है, सो याद रखना है लेदरी स्किन होगा और बोल सकते हो क्रैक्स टाइप के होंगे, क्रैक्स भी होंगे स्किन पे डाउन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू. ठीक है, डीपली वो फिशर्स दिखाई देंगे. दिस फिशर्स लीड टू ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड द डेथ. ये बहुत ही फेटल डिजीजों में से एक है बच्चों के लिए. ठीक है, एंड इट अकर्स when there is a homozygous recessive lethal gene. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप सभी को, राइट? सो याद रखना है congenital ichthyosis. ठीक है, which is seen as a crusted leathery skin with deep fissures down to the subcutaneous tissue, and this fissure will lead to bleeding, infection and the death. Okay, अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक छोटी सी मैं चीज बताना चाहूंगा. कुछ बच्चों को इसमें डाउट था कि कैसे एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट मलेरिया. कैसे एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट मलेरिया? देखो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं. HbA HbS, ठीक है, ये स्टेट है, राइट? सो ये हेट्रोजाइगस है. तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कैसे ये रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट मलेरिया. तो याद रखना है कि जैसे ही ये जो रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट जो सेल होगा आरबीसी में जैसे ही प्लाज्मोडियम एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? इनका डेथ. ये जो सेल्स हैं आरबीसी, ये आरबीसी में होगा, राइट? ये जीन्स आरबीसी में होंगे, ये अलील्स आरबीसी में होंगे. तो जैसे ही आरबीसी में प्लाज्मोडियम एंटर करेगा वो आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा, अगर नॉर्मल शेप है आरबीसी का. तो अब जब बर्स्ट हो जाएगा तो क्या प्लाज्मोडियम प्रोपोगेट कर पाएगा? उसको प्रोपोगेशन का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, राइट? सो इसको याद रखना है कि क्यों रेजिस्टेंट होते हैं हेट्रोजाइगस. ठीक है, हेट्रोजाइगस क्यों रेजिस्टेंट होते हैं? तो याद रखना है कि इट प्रिवेंट्स द प्लाज्मोडियम फ्रॉम प्रोपोगेटिंग इन द आरबीसी. ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है. सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ लीथल जीन, दैट इज रिसेसिव लीथल जीन. एक और एग्जांपल है ये तीनों के अलावा, टाइसेच, congenital ichthyosis एंड सिकल सेल एनीमिया. इनके अलावा एक और एग्जांपल है एल्बिनिज्म इन कॉर्न. ठीक है, सो ये भी एग्जांपल है एल्बिनिज्म इन कॉर्न. ये भी एक एग्जांपल है ऑफ रिसेसिव लीथल जीन. ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ लीथल जीन इज कंडीशनल लीथल जीन्स. कंडीशनल लीथल जीन्स. ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग है, एज वेल एज इट इज नॉट डेंजरस. डेंजरस भी नहीं है इफ इट इज ट्रीटेड. इसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो ये जो लीथल जीन्स है, इनसे जो भी होने वाली डिजीज है वो फेटल नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. ठीक है, सो याद रखना है कंडीशनल लीथल जीन्स में क्या होता है? जीन्स विच मे बी नॉर्मल टू द इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट. एक एनवायरमेंट में एक इंडिविजुअल के एक जीन नॉर्मल होगा, बट इट माइट प्रूव लीथल व्हेन एनवायरमेंट इज चेंज्ड. सिंपल है. सो याद रखना है कंडीशनल, इट इज बेस्ड ऑन कंडीशन. एक जीन एक इंडिविजुअल में एक कंडीशन में नॉर्मल होगा, बट शायद वही जीन किसी और कंडीशन में क्या हो जाए? लीथल. अब ये जो लीथलनेस है एक जीन का, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एजेंट से भी हो सकता है.
कंडीशनल लीथल अलील्स में ऑल्सो भी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर एजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, सो एक एजेंट या फिर कुछ किसी सब्सटेंस, जैसे यहां पर एग्जांपल है फेवा बीन्स। फेवा बीन्स क्या होता है? काइंड ऑफ राजमा, थोड़ा उसका शेप, बीन शेप जो है रेड किडनी बीन्स के जैसा होता है। फेवा बीन्स का रेड किडनी बीन्स के जैसा होता है। ठीक है, सो ये एक एजेंट है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जीन क्या हो चुका है? लीथल। ठीक है, सो इसको याद रखना है। सो इसमें एग्जांपल क्या क्या है? लेट्स सी। कंडीशनल लीथल जीन याद रखना है कि इट इज बेस्ड अपॉन कंडीशन कि उसको वो लीथल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सो याद रखना है इसको। 3 एग्जांपल यहां पर भी हैं। पहला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, शॉर्टली एब्रिविएटेड एज G6PD, ऑल द अल्फाबेट्स कैपिटल। सो याद रखना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, फर्स्ट केस ऑफ कंडीशनल लीथल जीन। सेकंड केस है टेम्परेचर सेंसिटिव अलील इन ड्रोसोफिला, टेम्परेचर सेंसिटिव अलील्स इन ड्रोसोफिला। And third is feather loss in poultries, feather loss in poultries. So हर एक जो एग्जांपल है इसको हम अच्छे से देखते हैं, याद रखना है। फर्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, सेकंड है टेम्परेचर सेंसिटिव अलील्स इन ड्रोसोफिला, एंड थर्ड है feather loss in poultry. फर्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। ओके, सो people with defect in the gene that encodes the enzyme ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, एंजाइम्स बना रहा है, एंजाइम के लिए एनकोड कर रहा है एक जीन। सो उसका एक नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस एंजाइम पर, उस जीन पर एक नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा व्हेन वी टेक फेवा बीन्स इन सब केसेस। किसी किसी केस में क्या होगा, किसी किसी इंडिविजुअल में क्या होगा कि एक जीन है जो कि बहुत नॉर्मली क्या सिंथेसाइज कर रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। तो सपोज उस इंडिविजुअल में फेवा बीन्स का है, तो क्या होगा? देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन है आरबीसी का, वो क्या हो जाएगा? वीक। सो याद रखना है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बिकम वीक। इसको अच्छे से याद रखो। एंड दिस कैन लीड टू acute hemolytic syndrome, okay, hemolytic lysis of RBC या फिर hemoglobin, okay, with 10% mortality। ठीक है, डेथ रेट काफी कम है, एंड इफ इट नॉट ट्रीटेड, ठीक है, वो भी कब? जब ट्रीट ना किया जाए। इफ वी आर ट्रीटिंग इट, इट इज इजिली क्यूरेबल। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल याद रखना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी में क्या होता है? फेवा बीन्स खाएंगे, देयर विल बी अ जीन व्हिच विल लैक फॉर एनकोडिंग अ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसके वजह से देयर विल बी अ वीकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC. This will lead to hemolytic syndrome, and the mortality rate is 10% if it is not treated properly. Okay students, अब हम डिस्कस करते हैं other 2 examples. So second example है temperature sensitive alleles in Drosophila. Temperature sensitive allele in Drosophila. So उसमें याद रखना है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल लीथल जीन्स, राइट? उसका सेकेंड एग्जांपल है। सो कंडीशनल लीथल alleles or genes will cause organism to die in a particular temperature. So ये कंट्रोल्ड कंडीशनल लीथल जीन है, जहां पर हम किससे बात कर रहे हैं? टेम्परेचर के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। So इसको याद रखना है, इट इज ड्यू टू temperature sensitivity. These alleles are called TS lethal alleles. TS से मतलब है temperature sensitive. जैसे कि मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो alleles या genes है, they are temperature sensitive. So इसलिए इनको नाम है temperature sensitive lethal alleles. ठीक है? It has been observed in many organisms which also includes Drosophila. ठीक है? So याद रखना है, अब ये जो conditional लीथल अलील्स हैं, ये अलील्स जो हैं ये लीथल हैं
to a particular temperature. ठीक है, so a TS lethal alleles may be fatal for a developing larvae. जो लार्वा डेवलप हो रहा है उसके लिए लीथल होगा एट अ हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब टेम्परेचर से फ्लक्चुएशन होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो डेवलपिंग लार्वा हाई टेम्परेचर, बट अगर लार्वा को सरवाइव करना है सो इट शुड बी ग्रोन एट लो टेम्परेचर दैट इज 30 या मोर देन 30 हुआ सो इट इज फेटल फॉर लार्वा एंड इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। Then temperature sensitive lethal alleles are typically caused by again mutation. हर जगह हम देख रहे हैं mutation, right? That alter the structure of the encoded protein. जाहिर सी बात है, देखो यार, मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जीन अगर जीन या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड का एक भी सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो भी चेंज होगा, और जब प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का ही सीक्वेंस चेंज होगा तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अल्टर होगा। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि छोटा सा भी एक न्यूक्लियोटाइड का भी अगर अल्टरेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट सीधा किस पर पड़ेगा, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो इसको याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर सेंसिटिव लीथल एलील्स होते हैं और उनके अंदर म्यूटेशन होता है तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ बदलाव की आप उम्मीद बिल्कुल रख सकते हो। सो ये याद रखना है। सो इट डज नॉट फंक्शंस करेक्टली। प्रोटीन देखो नॉर्मली जो सेल के अंदर प्रोटीन चाहिए होगा वो ना बन के कुछ और बन जाए, वो ना बनकर कुछ और बन जाए तो क्या वो सेल में फंक्शन करेगा, कहीं ना कहीं नहीं करेगा। यहां पर वही लिखी हुई है कि वो फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं करेगा एट द नॉन परमिसिव टेम्परेचर, ठीक है, और बिकम्स अनफोल्डेड एंड इट इज रैपिडली डिग्रेडेड। स्ट्रक्चर जो है वो अनफोल्डेड हो जाएगा तो किसी और शेप में आ जाएगा और धीरे धीरे सेल्स जो हैं सेल्स उसको क्या करने लग जाएंगे, डिग्रेड, इमेजिनिंग इट एज अ फॉरेन, उसको अब फॉरेन का नाम दिया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका प्रोटीन है वो नहीं है, कोई और प्रोटीन है और वो क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन। तो इसको बहुत क्लियरली याद रखना है। दिस इज अबाउट द कंडीशनल लीथल जीन्स। तो ये सेकंड एग्जांपल था टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स इन ड्रोसोफिला। याद रखना है लार्वा कैन नॉट सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर 30 डिग्रीज बट कैन सर्वाइव एट लो टेम्परेचर लाइक 22 डिग्रीज। लीथल एलील का यहां पर नाम है टीएस लीथल एलील्स दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। अब फाइनली जो थर्ड एग्जांपल है वो है फेदर लॉस इन पोल्ट्री। सो फेदर लॉस इन पोल्ट्री, इन पोल्ट्री अब ये रिसेसिव जीन की वजह से, इन पोल्ट्री और रिसेसिव जीन कॉजेस फेदर टू ब्रेक ऑफ। फेदर खत्म करने के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, रिसेसिव जीन्स। द चिकन्स होमोजाइगस, द चिकन्स व्हिच आर होमोजाइगस फॉर दीस जीन्स आर फेदरलेस। इसको याद रखना है कि रिसेसिव जीन कॉज करते हैं और किस टाइप के रिसेसिव, होमोजाइगस। उन्हीं की वजह से जो चिकन्स हैं उनके स्किन पर फेदर्स एब्सेंट होंगे। इफ दीज आर केप्ट इन रिलेटिवली वार्म एनवायरनमेंट, वार्म एनवायरनमेंट में इनको रखा जाएगा, देन दे विल सर्वाइव, राइट। बट इफ टेम्परेचर फॉल बिलो ऑप्टिमम फेदरलेस चिकन्स डाई। जाहिर सी बात, देखो फेदर्स का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जो बाहर की कंडीशंस है जैसे ज्यादा ठंडी हो गई तो वहां पर वो प्रोटेक्ट करता है चिकन्स को, और जब फेदर नहीं होंगे, राइट, फेदर नहीं होंगे और ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, ज्यादा गर्मी पड़ गई, ज्यादा ठंडी पड़ गई तो चिकन की क्या हो जाएगी, डेथ, क्योंकि ऑलरेडी फेदर्स है नहीं, फेदर्स भी नहीं है प्लस एनवायरनमेंट भी उनके लिए सुटेबल नहीं है तो क्या होगा, इट विल लीड टू डेथ। तो ये थर्ड एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। याद रखना है कि यहां पर थर्ड एग्जांपल फेदरलेस, फेदर लॉस इन पोल्ट्री जो है ये किसके जीन की वजह से होता है, रिसेसिव, और रिसेसिव में भी किस टाइप के रिसेसिव, होमोजाइगस। क्लियर है। सो इतना याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूं ये जो टॉपिक है दिस इज ऑल अबाउट द लीथल जीन्स, इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड इन केस यू हैव डाउट, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम आईडी
एज वेल एज ईमेल आईडी अपडेट किया हुआ है। थैंक यू।